है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह 10 बजते-बजते हमारी इंटर कॉलेज चलाता हूँ, जो कि नो प्रॉफ़िट नो लॉस सोसाइटी है। एक सबसे बड़ी सेवा है। किसी भी व्यवसाय में आने के लिए भी अच्छे लोगों को अवसर मिलना चाहिए और नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है जनपद बागपत की बड़ौत विधानसभा में। बड़ौत विधानसभा की अगर बात करें, यहां पर 3 लाख प्लस मतदाता है, जिनमें से अगर हम बात करें ब्राह्मण मतदाता की अगर बात करें 25,000 और त्यागी मतदाता की अगर बात करें यहाँ पे 15,000 और अगर हरिजन मतदाता की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 42,000 हैं। तो ऐसा मिला के कुल मतदाता अगर बसपा को जो सपोर्ट करता आया है उसकी संख्या 80,000 है और इस वक्त फिर से बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है और जो प्रत्याशी हैं यहाँ से अंकित शर्मा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। धुआंधार इन्होंने लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया है और फिलहाल अंकित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब कोई मतदाता के सामने वोट मांगने प्रत्याशी जाता है तो उसके मन में एक सवाल होता है जो समय कम रहते वो प्रत्याशी से नहीं कर पाता। हर मतदाता यह जानना चाहता है कि उसका जो प्रत्याशी है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसी उसकी विचारधारा है, अगर हमने उसको वोट दिया तो वो हमारे क्षेत्र में क्या विकास कार्य करेंगे। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ अंकित जी मौजूद हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंकित जी, मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से आपको मतदाताओं से जोड़ने का काम आज कर रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमारे जो क्षेत्र में अब वोट मांग रहे हैं तो कैसा आपको समर्थन जनता का मिल रहा है। इसमें मैं अपने मतदाताओं का बड़ा आभारी हूँ कि मैं जिस भी क्षेत्र के गांव में जाता हूँ वहाँ पे इतना प्यार, इतना लाड मुझे मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह 10 बजते-बजते हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जी अंकित जी, जैसे आप वोट मांगने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतदाता के मन में एक छोटा सा सवाल होता है। वो जानना चाहता है कि जो प्रत्याशी हमारे सामने वोट मांग रहा है, हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बताएंगे आप हमारे। जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित रमेश चंद्र शर्मा जी बिनौली ब्लॉक से 5 योजना ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और इसी सीट से जहां हम बैठ के हम बात कर रहे हैं, इसी सीट से मेरे फूफा जी श्री डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी विधायक रहे हैं और मेरे ताऊ जी श्री के शर्मा जी गाजियाबाद से विधायक रहे हैं। मेरे फादर ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ा था मेरठ कैंट से 2007 में। अंकित जी, ये तो बताया आपने, राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे बताए आपने, वो पहलू बताए, लेकिन अगर हम बात करें आप क्या व्यवसाय करते हैं। मैं व्यवसाय तो नहीं करता हूँ, मैं इंटर कॉलेज चलाता हूँ जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस सोसाइटी है और मैं गरीब बच्चों के लिए विशेष तौर पे जो हमारे कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको मुफ्त शिक्षा देने का काम करता हूँ। अंकित जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि आप इंटर कॉलेज चलाते हैं और उसमें जो गरीब परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने का काम करते हैं। अच्छी समाज सेवा का काम है। तो अंकित जी, आप अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया काफ़ी आप स्ट्रोंग रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के क्षेत्र में रहकर समाज को सुधारने का एक अच्छा आप कार्य कर रहे थे, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। देखिए, राजनीति में जब तक के स्वच्छ छवि के और पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि राजनीति एक सबसे बड़ी सेवा है। किसी भी व्यवसाय को आप ले लें, शिक्षा तो महादान कहा गया है, लेकिन राजनीति में आने के लिए भी अच्छे लोगों को अवसर मिलना चाहिए और मैं अपने सभी नौजवान युवकों से अपील करूंगा कि आप बिल्कुल राजनीति में आएँ और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर उठेगा और जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो हम जैसे युवा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि हम रोज़ इन समस्याओं से रूबरू होते हैं और जब मैंने ये समस्याएं प्रैक्टिकली अपने सामने देखी, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, नाली खड़ंजों की व्यवस्था नहीं है, देहात में लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों की यहाँ व्यवस्था मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी अगर यहाँ कोई रोगी किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसको छोटी-छोटी बातों पे मेरठ गाजियाबाद रेफ़र कर दिया जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पब्लिक जो मुझे आशीर्वाद देगी, उसके बाद मैं मेडिकल पे मुझे बहुत ज़ोर करना है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमारा रोगी जो बागपत ज़िले का हो, उसका इलाज बागपत ज़िले में ही हो, बाहर जाने की उसे आवश्यकता ना पड़े। अंकित जी, आप ने बड़ौत विधानसभा चुनी है
और बड़ौद विधानसभा की अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें, वैसे तो 2012 में यहाँ से बसपा का ही प्रत्याशी विजय हुआ था, लेकिन अगर आज की हम बात करें, आपके सामने एक तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी आज के समय में विकास के दावों पर चुनाव लड़ रही हैं और कृष्णपाल मलिक जी आपके सामने हैं जो सिटिंग विधायक रहे हैं, और उसके बाद आपके सामने एक मजबूत प्रत्याशी वो भी देखे जा रहे हैं, जयवीर तोमर, जो गठबंधन के प्रत्याशी है। तो ऐसे में अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो अगर वो मजबूत होते तो गठबंधन ना करते, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने छपरौली विधानसभा में देखा होगा कि उन्होंने अपने प्रत्याशी चेंज किए, तो गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक कि भाजपा की बात है, तो भाजपा के प्रत्याशी ने जो 5 वर्षों में यहाँ विकास कार्य किए हैं, उसका लेखा जोखा बहुत जल्दी बड़ौद की जनता उन्हें देने वाली है। मेरे जो जनसंपर्क के माध्यम से मैं जनता से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां वो गए हों, और जहां गए भी हैं, इक्के दुक्के गांव में, वहां विकास के नाम पे उन्होंने एक कील नहीं लगवाई है। ये जनता ही मुझे बता रही है, मेरा अपना कहना नहीं है। ये जो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ उसके माध्यम से। और गठबंधन की बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, गठबंधन चोर बाजारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसका अतीत अगर आप देख लें, तो चौधरी अजीत सिंह, जो भी सरकार आती थी, अपने मंत्री पद के चक्कर में पूरी पार्टी को उठा करके, और चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई हो, भारतीय जनता पार्टी की आई हो, समाजवादी, किसी की भी सरकार आई हो, जिसकी सरकार आई है, चौधरी साहब ने अपने पर्सनल मतलब के लिए पहले वोट ले लिए हमारे जाट भाइयों के, उसके बाद जाकर के उसी सरकार में मंत्री पद ले लिया। जैन जी की जहाँ तक बात है, जैन जी का भी यही हाल है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा ऑफर कर दे, ये उठा करके भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसी में जाके ये मिल जाएंगे और वहाँ से सांसद लेके और मंत्री बन जाएंगे। ये इन लोगों की राजनीतिक असलियत है। मैं अपनी पब्लिक को आगाह करना चाहता हूँ कि इस बहकावे में पब्लिक ना जाने कितनी बार आ चुकी है, अनगिनत बार पब्लिक को छला जा चुका है इन सभी पार्टियों के द्वारा। राष्ट्रीय लोकदल की खास कर की बात है, तो अभी चुनाव होने दीजिए आप। इनके जितने भी 8-7 जो भी एमएलए चुन करके आएंगे, जो भी सत्ता में आएगा, ये वहाँ जाके देख लीजिएगा, मिलेंगे और जैन जी अपना मंत्रालय लेंगे और 5 साल के लिए जनता को धोखा देके आज इनके मुद्दे क्या हैं और जीतने के बाद ये कहाँ जाएंगे, फिर 5 साल बाद ये रो के हाथ फैला देंगे। मेरे जाट भाइयों ने कई बार वोट से इनको चोट भी दी है, कई बार इनको हराया भी है, लेकिन इनकी मानसिकता वहीं की वहीं रहेगी। ये हमारे जाट भाइयों को लालायित करके, उन्हें लालच दे के, उनके सामने रो के, उन्हें ये दिखाते हैं कि हम तो धरातल में चले गए, हमें आपकी आवश्यकता है। और हमारे जाट भाई इतने नेक नियत के हैं कि वो उठ करके इनको वोट कर देते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो अगली योजना में इनको हरा देते हैं। फिर ये वही शुरू कर देते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहे। फिर हमारे जाट भाई इनके बहकावे में आके फिर इनको वोट कर देते हैं। तो ये सिलसिला बागपत जिले का पिछले 25-30 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। तो मैं अपने जाट भाइयों को भी यही निवेदन करूंगा कि आप गुमराह ना हो। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो आप डायरेक्ट वोट दे दो, इनके माध्यम से वोट दोगे जब भी ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, अगर सरकार बनती है। और अगर समाजवादी की बनती है तो ये समाजवादी पार्टी में जा मिलेंगे। तो हमारे वोटर को बहुत सोच के अपना मतदान करना है इस बार। कहीं ना कहीं अगर बसपा सरकार की बात करें कि जी, क्षेत्र में ये आवाज़ भी है, और शुरुआत अगर बात करें किसानों की, जो मुख्य समस्या है गन्ने की, उसको लेके बहन जी ने कार्य किया है। तो क्या अब की बार अगर सत्ता में आपकी पार्टी आती है और आप सब जीत के विधानसभा पहुंचते हैं, तो किसानों की बातों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, माननीय बहन जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी, तो ये वाक्य मैं समझता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और बागपत जिला तो भली भांति जानता है कि बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी उनसे मिलने गए थे उनके आवास पे लखनऊ, और उन्हें ये पीड़ा बताई कि गन्ना मूल्य 125 रुपये है। तो बहन जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि बाबा जी, इतनी देर में आप मुजफ्फरनगर पहुंचोगे, उससे पहले अखबार में पढ़ लेना। और सत्यता भी यही हुई कि बहन जी ने रातों रात, जब सुबह बाबा टिकैत मुजफ्फरनगर सिसौली पहुंचे और जब अखबार उन्होंने खोल के देखा, तो गन्ने का मूल्य 125 रुपये से 250 रुपये। इतिहास में दर्ज है ये बात कि इतना बड़ा डबल कर दिया उसको, दुगना एकदम रातों रात।
उसके बाद जितनी पारदर्शिता से पेमेंट और जितनी जल्दी पेमेंट मायावती जी की सरकार में हुआ है, उसके बाद ना उससे पहले किसी भी सरकार में हुआ। और आज की स्थिति तो ये है कि हमारा गन्ना किसान मिलों पे ठंडों में सुकड़ता रहता है, उसको पर्ची नहीं मिलती, पर्ची मिल जाती है तो 8-8 महीने बाद उसका पेमेंट आता है और पेमेंट भी किश्तों में आता है। तो हमारा गन्ना किसान जो हमारा हमारा अन्नदाता है, आज उसी के साथ इतनी मतलब ज़ुल्म हो रहे हैं, तो उस किसान भाइयों को भी मेरे ये समझना पड़ेगा। और आप सब ये आपको सबको याद होगा कि बहन जी की सरकार में जब भी आप ही लोग किसान थे, तो बहन जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की, आपकी वोट का उन्होंने पूरा हक अदा किया। और इस बार भी दोबारा आप बहन जी को चुनेंगे, तो बहन जी किसानों के लिए तो विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही और ये सत्यता भी है। अंकित जी 125 से एकदम से 250 का रेट कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि एक नारा बहन जी लेकर आई थी, सबका साथ सबका विकास। 2012 के बाद 2012 में समाजवादी की सरकार बनी और 2017 में बीजेपी की सरकार बनी। कहीं ना कहीं ये नारा जो बहन जी लेकर आई थी, सबका साथ सबका विकास, अब वो विपक्ष यानी कि भाजपा के हाथ में है। क्या कारण है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास मुद्दे तो हैं नहीं। तो ये जो स्लोगन्स हम लोगों के हैं, उनको उठा के अमली जामा पहना रहे हैं। इनके पास अपना कोई स्लोगन नहीं है, इनके पास अपना कोई कार्य नहीं है। जो पिछली सरकारों ने, खासतौर से माननीय बहन जी की सरकारों ने काम किया है, उसका फीता काट रहे हैं ये लोग। इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे हिंदू भाइयों को 2017 में बहला फुसला के कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जग जाओ, हिंदू। भाई, हिंदू मुसलमान तो इस देश में सदियों से एक साथ रह रहा है। इन्होंने दंगे करवाए हिंदू वोट लेने के लिए। तो इस तरीके से अराजकता जो ये लोग करते हैं, मैं तो तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, मैं खुद हिंदू हूँ, कि हिंदू मुसलमान तो एक साइकिल के दो पहिए हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने काम हैं जो सिर्फ मुसलमान भाई करते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने काम हैं जो सिर्फ हिंदू भाई करते हैं। तो एक दूसरे से मिलजुल के ही तो हम चल रहे हैं। तो ये वोटों का बंटवारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये हिंदू मुस्लिम करके ही आगे बढ़ सकती है, विकास तो इन पे है नहीं। अंकित जी, आप युवा है और जिस तरीके से युवा जोश के साथ आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र के जो युवा हैं उनका कैसा समर्थन मिल रहा है? और अगर आपकी पार्टी अब की बार सत्ता में आई तो युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, हमारी तो जो पिछली सरकारें भी रहीं, उसमें भी आप जानते होंगे कि बागपत में वैकेंसी निकली थी और सबसे ज़्यादा भर्ती जाट भाइयों की हुई थी उसमें। अगर लोग ये कहते हैं कि बहन जी किसी एक धर्म या जाति विशेष के लिए काम करती हैं, तो मैं जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ अपने क्षेत्र में, मुझे लोग ये याद दिलाते हैं कि बिना किसी ₹1 की कमीशनबाजी, ना ही कोई ब्राइब मतलब रिश्वत, इसके बिना इतने जाट भाइयों को भर्ती बहन जी ने दी थी कि उनके परिवार आज भी बहन जी के ऋणी हैं। जहाँ तक सरकार आने की बात है, तो देखिए, सरकार आने के बाद हम लोग सबसे पहले हम फोकस करेंगे मेडिकल पे। हमें स्वास्थ्य सेवाएँ ठीक करनी है। दूसरी बात, हमें युवाओं को रोज़गार देना है। युवा हमारा बेरोज़गार है तो वो भटकेगा, गलत कृत्यों में जाएगा, या उसकी मानसिकता खराब पनपेगी, और जो असामाजिक तत्व हैं वो उसको हायर करके और उसका दुरुपयोग करेंगे। तो हमें सबसे पहले बेरोज़गारी हटानी है अपने क्षेत्र से। उसके बाद हमें मेडिकल पे ध्यान देना है। मेडिकल और सड़क, क्योंकि जब तक आपका इधर से उधर जो मूवमेंट होता है, अगर वो स्मूथ नहीं है, तो आप जहाँ 10 मिनट में जा सकते हैं, वहाँ आपको 1 घंटा लग जाता है। तो हमें सड़कें ठीक करनी है, सड़कों के साथ नाली खड़ंजे हमें गाँव के ठीक करने हैं। उसके बाद हमें कन्याओं पे ध्यान देना है, कन्याओं के विद्यालयों पे ध्यान देना है, ख़ास तौर से उनका शौचालयों पे ध्यान देना है। देखिए, शौचालय बनाना एक अलग बात है, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। एक इमारत आप खड़ी कर दें, चाहे वो कितनी भी सुंदर ना हो, अगर 10 साल तक उसमें झाड़ू नहीं लगेगी या उसकी सफाई नहीं होगी, तो खंडर बन जाएगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको हमें निरंतर करते रहना है। तो शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी अंकित शर्मा, जो बड़ौत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।
और डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो इन्होंने फॉर्मूला बताया है वो यह है कि अगर इनकी सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेंगे। बात सही है, कहीं ना कहीं अगर युवा रोजगार पे होगा तो क्राइम नहीं होगा। और शिक्षा स्वास्थ्य पे भी मेन बिंदु उन्होंने रखा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, सड़कों पे काम करेंगे। तो हमने अपने चैनल के माध्यम से बसपा प्रत्याशी अंकित शर्मा से जुड़ी तमाम बातें आपको बताई, इनकी विचारधारा आप तक पहुंचाई।